नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए टॉपिक के साथ नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीएजी, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं आज। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 149 या फिर अनुच्छेद 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 148 में सीएजी के पद का उल्लेख है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है ना? तो इसके जो ऑप्शन है वो फर्स्ट हो गया अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल तथा सेवा शर्तों के निर्धारण की जिम्मेदारी किसके पास है? सीएजी के कार्यकाल और सेवा शर्तों के निर्धारण की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर चुनाव आयोग के पास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। सीएजी के कार्यकाल और सेवा शर्तों के निर्धारण की जिम्मेदारी संसद के पास में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संविधान लागू होने से पहले जो महालेखा परीक्षक था उसे संविधान लागू होने के बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 376, 377, 374, 33। अगला प्रश्न हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार असत्य कथन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर होती है या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब असत्य कथन हो जाएगा इस प्रश्न में। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी के जो कार्य है ना उनका उल्लेख है इसमें। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 इसके गलत आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ व प्रतिज्ञान दिलाते हैं? तो अनुच्छेद 145, 47, 49 और 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति सीएजी को शपथ व प्रतिज्ञान दिलाते हैं। अनुसूची 3 में सीएजी द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है ना उसके प्रारूप का उल्लेख है उसमें। अनुसूची 3 में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से परामर्श कर खर्चों के लेखांकन हेतु प्रारूप का निर्धारण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 150। देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपन सीएजी भी बोल सकते हैं, तो मैं इतना बड़ा नाम नहीं लेकर सीएजी ही बोलूँ तो ये अच्छा रहेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सीएजी से भारत सरकार के लेखांकन का कार्य कब ले लिया गया? मतलब कि इनमें से किस ईयर से पहले सीएजी भारत सरकार लेखांकन का कार्य करता था? तो 1976 से पहले वो भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता था, लेकिन 1976 में यह ले लिया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय कानून से महालेखाकार नामक नया पद कब स्थापित किया गया जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन रहकर भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता है? 1976, 1977, 1978, 1975। तो 1976 में संसदीय कानून से स्थापित किया गया था जो व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं? तो अनुच्छेद हो गया ऑप्शन फर्स्ट इसका, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 151, जो कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं और राज्यों से संबंधित राज्यपाल को देते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएजी के द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच संसद की लोकलेखा समिति पीएसी करती है। तो सीएजी को लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक या तीनों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। तो ऑप्शन 4 हो गया इसका सही आंसर। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि सीएजी शुद्ध आगम के संदर्भ में प्रमाण पत्र देता है और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है? अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 279, 79 और अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 280। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला टॉपिक होगा हमारा महान्यायवादी। पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारा नया टॉपिक है महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76, 77, 79 और 78। तो 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। बाकी जो तीनों ऑप्शन ये इसके गलत आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे वाले तीन ऑप्शन इसके गलत आंसर हो जाएंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। देखो, जो भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन वो तो मैंने करवा दिए हैं। देखो, बाकी सारे क्वेश्चन जो अच्छे नहीं है, जो एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो वो मैंने नहीं करवाए। बाकी जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आए हुए वो मैंने सभी करवा दिए आपको। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी भारत सरकार के विधिक मामलों में सलाह देता है। सही है। प्रथम विधिक अधिकारी, ये भी सही है। थर्ड वाला भी सही है। वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करते, नहीं, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं, तो नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 79 और ये 78 कर रखा, तो इसमें 88 कर लेना फोर्थ ऑप्शन में, अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद की बैठकों में महान्यायवादी भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता हेतु होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी या चुनाव आयोग? सॉलिसिटर जनरल होता है जो महान्यायवादी की सहायता हेतु होता है। इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, इसकी संख्या का निर्धारण भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को ही सॉलिसिटर जनरल बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है जो कि महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है, जो कि महान्यायवादी को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायालय में चुनौती नहीं, और संसद सदस्य जो विशेषाधिकार होते हैं ना, वो सदस्य स्वयं ही तय करते हैं।
अगला टॉपिक है महाधिवक्ता। वो महान्यायवादी पूरा हो चुका। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है तो कोशिश की इनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ। महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167, 168, 165 और 170। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होता है? तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताओ देखिए कमेंट में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन महाधिवक्ता के लिए सही नहीं है? राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना सही है। राज्य सरकार द्वारा विधिक स्वरूप कोई कार्य करना, जो राज्यपाल द्वारा विधिक स्वरूप जो भी कार्य देते हैं, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। संविधान में महाधिवक्ता की सुनवाई के अधिकार का उल्लेख है, ये नहीं है, सुनवाई के अधिकार का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 195, अनुच्छेद 196। जो कि संसद, जो विधानमंडल है ना, उसके विशेषाधिकार महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 194, 194। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और जो भी अभी मैंने क्वेश्चन बताए वो भी इसी GPHD के दलाज स्टडी नेटवर्क नाम से इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको ये पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन्हीं के क्वेश्चनों के आप वहाँ पे जाके आंसर दो, तो आपको पता चल जाएगा आपने 15 मिनट में कितनी पढ़ाई की, आपका कितना फोकस था। अगर आपको आपने उत्तर दे दिया तो इसका मतलब आपका फोकस यहाँ पे पूरा था। तो अभी जाओ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे और उनके आंसर दो। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, जो कि किस टॉपिक होगी जो मैं आपको कल बता दूंगा। थैंक यू।